Hello dear students, this is your fourth lecture, basically maybe the next lecture after your operating system last lecture as we have attended. In last lecture we have attended our IT lecture in which we have studied about the basic management and function of the operating system. जिसमें हमने क्या सीखा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मैंने आपको EMS रन करने के लिए बताया था कि एक तो जो फंक्शन होता है वो तो कैसा होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है मेजरली वो 3 कैटेगरीज में फॉलो आउट होता है। पहला तो ये होता है कि EMS से याद रखना एसेंशियल, मॉनिटरिंग और सर्विस रिलेटेड इसके फंक्शंस होते हैं। इसमें डिवाइस मैनेजमेंट होता है ना, इसमें वो आउटपुट इनपुट मैनेज करता है। उसके बाद आपके प्रोसेसर मैनेजमेंट्स होते हैं, फिर मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, ऐसे बहुत ढेर सारे मैनेजमेंट्स होते हैं। और उसके बाद फिर हमने डिवाइस मैनेजमेंट और यूजर इंटरफेस की भी बात की। फिर बात आई थी डिवाइस ड्राइवर की। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि ये एक तरीके से ग्रुप ऑफ फाइल होता है दैट इनेबल वन और मोर हार्डवेयर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट। ये एक या एक से अधिक हार्डवेयर को क्या करता है, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इनेबल करता है। तो एक तरीके से डिवाइस ड्राइवर जो होता है, बिना डिवाइस ड्राइवर के आप कोई भी एप्लीकेशन जो है रन नहीं कर सकते, कोई भी सॉफ्टवेयर आप रन नहीं कर सकते। उस सॉफ्टवेयर का डिवाइस ड्राइवर होना मस्ट है, तभी आप उस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते। तो एक चीज तो ये है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। हमने और क्या जाना था, हमने जाना था कि डिवाइस ड्राइवर की नीड क्यों पड़ती है। तो हम जाने थे कि एप्लीकेशन और ड्राइवर के बीच जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ड्राइवर से वर्क लेना है तो कहीं ना कहीं डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। जो ड्राइवर मतलब डिवाइस का ड्राइवर है, डिवाइस से यूज करने के लिए, डिवाइस से उसका वर्क लेने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें आज पढ़ना है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेसिकली, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं हमको ये देखना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं इसको जानने के लिए हम क्या जानेंगे, इसने क्या बताया, वैसे तो कह रहा है कि बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है विच रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर टू रन अपॉन। अच्छा, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है। यानी अगर डिफरेंट टाइप का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर भी चाहिए। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप के जो हार्डवेयर है, मतलब द ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑफ मेनली फॉलोइंग टाइप। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने टाइप के हो सकते हैं मेनली, तो ये बता रहा है कि मेनली जो है हम अगर यहाँ शेयर करें तो मेनली हमें जितने भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं 6-7 हम उसको बता रहे हैं कि कितने टाइप के हो सकते हैं। तो लिखा फॉलोइंग टाइप्स। पहला तो कह रहे हो सिंगल यूजर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर जैसा कि नाम ही बताता है, इसमें कितने यूजर होंगे, सिंगल, एक यूजर इसमें होगा। ठीक है, एक तरीके से सिंगल यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एज द नेम सजेस्ट्स दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ओनली वन यूजर कैन बी सपोर्टेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक ही यूजर उसका यूज कर सकता है। There can be 2 सब कैटेगरीज ऑफ दिस OS टाइप। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप की 2 सब कैटेगरीज हो सकती हैं। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट रन सिंगल एप्लीकेशन एट ए टाइम, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स, MS-DOS etc. तो यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 सब कैटेगरीज हो सकती हैं। पहला क्या, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट रन सिंगल एप्लीकेशन एट ए टाइम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं, रन करते हैं कैसे, सिंगल एप्लीकेशन एट ए टाइम।
मतलब एक समय पे एक ही एप्लीकेशन को रन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स, MS डॉट्स एटसेट्रा। अब ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स, MS डॉस, इन सब के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो कौन सा आता है? सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक तो ये हो गया सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम रन सपोर्ट सिंगल एप्लीकेशन। एक ही एप्लीकेशन एक टाइम पे सपोर्ट करता है, एक समय पे एक ही एप्लीकेशन रन करता है। जैसे मोबाइल फोन्स में जो एप्लीकेशंस होते हैं, एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन वो सपोर्ट करेगा। खैर अपडेटेड वाले आ गए मोबाइल फोन्स। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक सिंगल टास्क परफॉर्मिंग था, इसमें कह रहा है सिंगल यूजर तो होगा लेकिन टास्क जो होगा वो मल्टीटास्किंग होगा। यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट वन यूजर बट कैन डील विथ मल्टीपल एप्लीकेशन रनिंग एट ए टाइम। तो इसकी जो खासियत है वो ये है, वन यूजर होगा, यहाँ पे क्या है, वन यूजर बट मल्टीपल टास्किंग। ये भी बात है इसमें कि मल्टीपल टास्किंग है, ये मल्टीपल एप्लीकेशन रनिंग एट ए टाइम। वन यूजर तो है लेकिन मल्टीपल रनिंग एट ए टाइम की बात इसमें कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, साइमल्टेनियसली रनिंग वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ वीडियो, इंटरनेट ब्राउजिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक। मतलब एक तरीके से आप लैपटॉप में क्या करते हैं, म्यूजिक चला देते हैं, म्यूजिक चलता है, फिर उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे कुछ लिख रहे हैं और इंटरनेट भी ब्राउज कर रहे हैं। तो बहुत सारे टास्क चल रहे हैं लेकिन यूजर कैसा है, सिंगल है। तो सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ध्यान से देखें तो अनलाइक सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जैसे कि सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में दिस इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो यूजर होंगे वो कैसे होंगे, ज्यादा होंगे, एक से अधिक होंगे। इट सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग, ये जो है कई ढेर सारी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। मोर देन वन यूजर कैन बी सपोर्टेड बाय इट, एक से ज्यादा यूजर इससे सपोर्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा यूजर इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें 2-3 यूजर है ना, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कह रहा है देयरफॉर मोर देन वन यूजर प्रोग्राम आर लोडेड एंड एक्टिव इन द मेन स्टोर एट द सेम टाइम। मतलब इस वजह से मोर देन वन यूजर प्रोग्राम आर लोडेड एंड एक्टिव इन द मेन स्टोर एट द सेम टाइम। एक से अधिक प्रोग्राम इसमें लोड किए जा सकते हैं और एक्टिव हो सकते हैं एक ही समय में। These active programs are executed using some techniques one by one. These active program are executed. जो ये active program होते हैं execute किए जाते हैं using some techniques one by one. इसमें कुछ टेक्निक इस्तेमाल करके, कुछ तरीके इस्तेमाल करके एक करके प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन से हैं, IBM है, AS400 है, लिनक्स है, यूनिक्स है। ठीक है, हम नॉर्मल टाइम पे नॉर्मली अगर देखें जो यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होते हैं। वो जो यूज होते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, वो ज्यादातर सिंगल यूजर, विंडोज हुआ, विस्टा हुआ, विंडोज 7-8 हुआ, लिनक्स हुआ, मैक ओएस हुआ, लियोपार्ड, ये सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट मल्टी यूजर में अगर बात करता है तो यूनिक्स, लिनक्स, IBM, ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे हम बात करेंगे। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें टाइम शेयरिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, टाइम शेयरिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो टाइम शेयरिंग टेक्निक का मतलब ये हुआ कि ईच एक्टिव यूजर प्रोग्राम इज गिवन अ फेयर शेयर ऑफ CPU। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोग्राम होगा, जी एक्टिव यूजर प्रोग्राम इज गिवन ए फेयर शेयर ऑफ CPU टाइम। उसको इसने दिखाया भी है सिग्मा से
कि जो भी एक्टिव यूजर प्रोग्राम होगा इज गिवन अ फेयर शेयर ऑफ सीपीयू टाइम if the time elapses or an IO operation is requested. CPU shifts over to the next job waiting and previous program is put to wait. In cast time is over or handed over to IO manager, the active program are scheduled for execution using certain job scheduling techniques. इसमें टाइम मैनेजमेंट के थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करते हैं कि मुझे कोई भी टास्क कंप्लीट करना है तो उसके लिए एक टाइम फिक्स होता है। अगर वो टाइम elapse यानी खत्म हो जाता है और एन आईओ ऑपरेशन इज रिक्वेस्टेड, ठीक है, अगर कोई भी ऑपरेशन इंटरनेट से रिलेटेड या कोई भी जॉब रिलेटेड जो कि हमें कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड ऑपरेशन हमें करना है, कोई भी प्रोग्राम रन करना है, तो सीपीयू क्या करता है, शिफ्ट ओवर टू द नेक्स्ट जॉब। मान लिया मुझे एक तरफ मैं विंडो ओपन कर, मान लिया एक तरफ मैं वर्ड ओपन कर रखा हूँ, एक तरफ मुझे वीडियो पे चलाना है, तो वो टाइम अगर एक फिक्स टाइम किया जाता है, अगर उस टाइम से इलैप्स हो जाता है तो नेक्स्ट जॉब शुरू हो जाता है, जबकि प्रीवियस वाले प्रोग्राम को क्या कर दिया जाता है, वो वेट में चला जाता है, वेटिंग हो जाती है, तो लिख किया जाएगा कि ये दिस प्रोग्राम इज अंडर वेटिंग। तो ये टाइप के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिव प्रोग्राम, इनको कुछ जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक्स होती हैं कि कैसे हम उसका टाइमिंग शेड्यूल बनाएंगे, उसकी टेक्निक होती है, और तब हम इस टाइप के ओएस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसके एग्जांपल हैं BSD यूनिक्स, NOSVE एंड J9। तो ये जो है, ये कुछ इसके वेबसाइट्स कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। अब तीसरा, अगर चौथा देखें तो दिस इज रियल ओएस, इसको हम RTOS भी बोलते हैं। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द जॉब हैव फिक्स्ड डेडलाइंस एंड द जॉब हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन देयर डेडलाइंस। यानी जैसे हमने बोला कि इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसके पहले वाले में भी टाइमिंग का ही इशू है, बट इसमें फ्लेक्सिबल है, एक खत्म हुआ तो वो खत्म नहीं होगा, वेबसाइट जैसे उस टाइम पे नहीं खुला, वो वेटिंग में चला जाएगा, नेक्स्ट जॉब अप्लाई हो जाता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें एक फिक्स टाइम होता है, भाई इस पर्टिकुलर ऑपरेशन या प्रोग्राम को रन करना है मुझे, जिसमें मुझे 3 घंटे लगेंगे, ठीक है, तो या 1 घंटे लगेंगे या 10 मिनट लगेंगे, तो हम उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो रियल टाइम ओएस में फिक्स डेडलाइन होती है टाइम की, ठीक है, एंड द जॉब्स हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन देयर डेडलाइन, डेडलाइन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। द सिस्टम परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय द एबिलिटी टू कंप्लीट इट्स जॉब, ठीक है, तो सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा, इज बाय एबिलिटी टू कंप्लीट इट्स जॉब। इसकी एबिलिटी क्या, इसकी योग्यता कि ये कितने सही से जॉब को कंप्लीट कर लेता है विद इन द स्पेसिफाइड डेडलाइन। जो डेडलाइन तय होता है उस डेडलाइन के अंदर ये कितने सटीक तरीके से अपने जॉब को कंप्लीट करता है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, ये आता है लिनक्स, OSE, RT एंड लिनक्स, ये आते हैं इसमें, ठीक है। फिर क्या है, मल्टी, अच्छा ये जो बताया जा रहा है ना कि एग्जांपल, जैसे पहले का विंडोज विस्टा, विंडोज 7, 8, यूनिक्स, लिनक्स, IBM AS4, मल्टी प्रोग्राम। फिर टाइम शेयरिंग वाले आपको याद होने चाहिए, BSD यूनिक्स, NOSVE, J9, ये सब आपको लर्न होने चाहिए। जैसे रियल टाइम का मैंने बताया, लिनक्स OS, OSE, RT, लिनक्स, तो आपको इतना याद है, RT से राइट टाइम आप याद से कर सकते हो, एक्चुअली नाम ही है इसका रियल टाइम, तो रियल टाइम लिनक्स। लिनक्स में 2 तरीके से लिनक्स OS पढ़ते हैं, जैसे यहाँ लिनक्स OS है ना, OS से ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे LYNX है, यहाँ LINUX है, तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए एग्जांपल्स। रियल टाइम OS हो गया, RTOS। अब आता है मल्टी प्रोसेसिंग OS। तो मल्टी प्रोसेसिंग OS को अगर हम ध्यान से सोचें क्या है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, क्या है ये, मल्टी, फिर क्या है, प्रोसेसिंग, मतलब जो भी इसका हैंडलिंग होगा, कैपेबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग मोर देन 1 प्रोसेसर। ये देखो, मोर देन 1 प्रोसेसर, अगर इसको ध्यान से पढ़ो तो मोर देन 1 प्रोसेसर, एक से ज्यादा प्रोसेसर ये हैंडल कर सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैपेबल
of handling more than one processing units as the jobs have to be executed on more than one processor. अच्छा, इसमें क्या होता क्या है कि आपको जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए आपको मोर देन वन प्रोसेसर की जरूरत भी पड़ेगी. The multiprocessing OS should be capable of load sharing in case of identical processes so that the system efficiency improve. अगर एक जैसे प्रोसेस रन कराए जा रहे हैं, एक जैसे प्रोसेस, एक जैसे एप्लीकेशन रन कराए जा रहे हैं, एक जैसे प्रोग्राम ओपन करना चाहते हो, तो जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो इतना लोड ले कि जो आइडेंटिकल प्रोसेस को रन करा सके विथ इफिशियंसी. इन केस ऑफ अनआइडेंटिकल प्रोसेसर द मल्टी प्रोसेसिंग OS should be able to control the super processor and in turn control the working of slave processor. ठीक है, मतलब कह रहा है कि अनआइडेंटिकल प्रोसेसर अगर है, अगर प्रोसेसर आइडेंटिकल यानी एक जैसे नहीं है, तो द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा शुड बी एबल टू कंट्रोल, वो इतना होना चाहिए कि क्या कर सके, वो शुड बी एबल टू कंट्रोल करना चाहिए द सुपर प्रोसेसर, यानी जो मेन प्रोसेसर उसको कंट्रोल करने लायक होना चाहिए, एंड इन टर्न कंट्रोल द वर्किंग ऑफ स्लेव प्रोसेसर, और जो छोटे प्रोसेसर हैं उसको भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने की क्षमता यानी कैपेबिलिटी होनी चाहिए. तो इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये बेसिकली यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज NT ये इसके मेजर उदाहरण है ना, जो मेजर एग्जांपल्स ये हैं उसके. तो एक तो हमारा ये जान गए इससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूजर हो गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हो गया मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हो गया टाइम शेयरिंग, एक हो गया रियल टाइम OS और एक हो गया मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ अब अगर हम देखें तो इसके अलावा जो हमने अभी बात की कि जो ये प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक, अब उसके अलावा एक और इन्होंने बताया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बेसिकली ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वर्कलोड इसका जो हो, है ना, ये शेयर कर सके ओवर मल्टीपल सर्वर्स. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इसका नाम ही है, अपने वर्कलोड को मल्टीपल सर्वर मोस्टली एट मल्टीपल लोकेशंस. तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर है. इसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर. क्यों ऐसा कहा गया? बिकॉज ये इट्स वर्क, शेयर इट्स वर्क, देखिए लिखा शेयर इट्स वर्क, यहाँ पे कहाँ पे इसका वर्कलोड कहाँ पे ये शेयर करना चाहता है? ओवर मल्टीपल सर्वर, कई सर्वर में ये अपने वर्कलोड को शेयर करता है. डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर इसको बोला गया है. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि शेयर्स डेटा एंड रिसोर्सेज अमंग इट्स मल्टीपल सर्वर्स. चूंकि डिसेंट्रलाइज्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डेटा और रिसोर्सेज को क्या करता है, मल्टीपल बहुत सारे सर्वर में शेयर करता है. टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी मोस्ट रिजर्वेशन सिस्टम्स यूज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत सारे रिजर्वेशन सिस्टम जो रिजर्वेशन कराए जाते हैं उन जगहों पे मल्टीपल एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, क्योंकि ये क्या करता है, अपना वर्कलोड मल्टीपल सर्वर को दे देता है. तो जैसे जो रिजर्वेशन सिस्टम्स होते हैं जहां से टिकट रिजर्व किए जा सकते हैं वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ये हर जगह के सर्वर पे वर्कलोड रहता है जो कि अलग अलग जगहों पे होते हैं, मल्टीपल लोकेशंस, मोस्टली एट मल्टीपल लोकेशंस. इसमें भी क्या है, यूनिक्स. आप कई एग्जांपल ऐसे देखते होंगे, जैसे यूनिक्स पुराने में भी था, लिनक्स पुराने में भी था, तो कई एग्जांपल कई ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेंगे. तो यूनिक्स हुआ, लिनक्स हुआ, DC हुआ, एक्सओपन हुआ. ये जो कैटेगरी बताई गई
अलग अलग कैटेगरी, तो उस कैटेगरी को देख के कह रहा है कि अबव लिस्टेड कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल डिफरेंट जॉब इंटरनली। क्या मतलब है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए मैं आपको बताता हूं। The above listed categories of operating systems are based on how operating system handle different job internally। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको अभी ऑपरेटिंग सिस्टम बताए गए above listed categories of operating system are based on how operating system handle different job। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो अलग अलग जॉब मिलते हैं, जो अलग अलग वर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है अलग अलग जॉब इंटरनली, मतलब अंदर से वो कैसे हैंडल करता है। कहीं पे वो अपना वर्कलोड दूसरे सर्वर को दे देता है, कहीं पे मल्टीपल यूजर है, कहीं पे सिंगल यूजर है, बेस्ड ऑन देयर प्रोसेसिंग मेथड्स। उसके प्रोसेसिंग मेथड्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जिसको आप यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन यानी मानव के कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने की प्रक्रिया, द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो निम्न टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, जैसा कि अभी बताया गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ इंटरफेस। एक तो ये हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस के टाइप पे। ठीक है, तो उसमें भी कौन कौन से हैं, कमांड लाइन इंटरफेस CLI, और दूसरा इंटरेक्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, ये कह रहे हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ अ यूजर, द वे इन विच यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इंस्ट्रक्शन जब यूजर देता है तभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने से कुछ नहीं करेगा, उसको आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। द वे इन विच यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इंटरफेस। जिस तरीके से जो यूजर होता है वो कंप्यूटर से अपना इंटरेक्शन बनाता है बाई इंटरिंग द डिजिट और डेटा, उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। पहला है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा है इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो CLI हो गया और उसके बाद दूसरा हो गया इंटरेक्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो ये बेसिकली दोनों जो हैं, कमांड लाइन इंटरफेस और इंटरेक्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ये क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस हैं। जो कमांड लाइन इंटरफेस है ये ओल्डर स्टाइल का है ऑपरेटिंग सिस्टम, वेयर यूजर्स टाइप इन कमांड्स यूजिंग कीबोर्ड। सिर्फ कमांड आप यूज करते हैं, जैसे कि मान लिया यहाँ पे है ना, तो आप सिर्फ कमांड यूज करते हैं और कमांड यूज करके आप जो है अपना जो भी आपको राइट या टाइप करना होता है वो कमांड यूज करके आप करते हैं। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस इज एन ओल्डर स्टाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूजर टाइप इन कमांड्स यूजिंग कीबोर्ड। कंप्यूटर नॉर्मली डिस्प्लेस प्रॉम्प्ट ऑन अ स्क्रीन वेयर यूजर कैन टाइप द डिजायर्ड कमांड। एक जो है मतलब यूजर चाहता है कि अगर उसको जो भी कमांड देना हो तो वो कमांड दे सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कमांड सिस्टम में जाकर के, है ना, तो वहां पे आप कमांड दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया आपको, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है यूजर कैन टाइप अ कमांड इन फॉर्म प्रॉम्प्ट डिस्प्लेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम विद सच इंटरफेस आर DDS, यूनिक्स एक्सेट्रा। तो जो कमांड सिस्टम में काम करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, DDS होते हैं, यूनिक्स होते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज यूजर टू गिव कमांड विदाउट टाइपिंग। इसमें टाइप नहीं करना पड़ता, जस्ट बाय पॉइंटिंग और टचिंग। ये इंटरेक्टिव हो जाता है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें टच कर देना है या पॉइंट कर देना। देयर आर टू सब कैटेगरीज ऑफ इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद भी इन्होंने दो सब कैटेगरी बनाई, एक बनाई GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
ये एक्चुअली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है GUI, instead of typing in command, the user can use a mouse to point and click object on the screen. यूजर क्या करता है, सिर्फ स्क्रीन पे क्लिक कर देता है। तो इसको हम बोल देते हैं क्या कि यूजर टाइप इंटरफेस, मतलब यूजर सिर्फ उसमें क्या करता है, अपना जो यूजर को जो लगता है कि भाई मुझे इस चीज को देखना है, तो यूजर उस पर सिर्फ क्लिक कर देता है और क्लिक करते ही उसको मतलब वो चीज दिख जाती है। तो एक तो होता है कि यूजर GUI जो होता है, जैसे विंडोज आइकन, ये पॉइंटर्स, ये मेन फीचर है GUI है के, ठीक है। दूसरा होता है टच स्क्रीन इंटरफेस, ठीक है। तो पहला क्या है GUI और दूसरा है टच स्क्रीन। तो हम GUI और टच स्क्रीन को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से इंटरफेस होते हैं, हम इनको कैसे यूज करते हैं। टिल देन थैंक यू, आप नोट्स बनाते रहिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही देंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ये जो टाइप ऑफ इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हुआ GUI और दूसरा हम टच इंटरफेस यानी वो दूसरा हो जाएगा, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू।